नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। बिहार से सीखो सरकार, सूबे की खट्टर सरकार महिलाओं को सशक्त करने के तमाम दावे करती है। बीते 1.5 साल में कई सरकारी योजनाएं महिलाओं को केंद्रित करके बनाई भी गई ताकि उनकी स्थिति को बेहतर किया जा सके, समाज में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाई जा सके। लेकिन नतीजे हमारे आपके सामने हैं। बिहार की सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसका सीधा मकसद महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना और उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है। क्या सूबे की सरकार को बिहार से सीखने की जरूरत है? ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती पर महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऐलान किया। यह आरक्षण महिलाओं को पहले से मिले 3% आरक्षण से अलग है। बिहार में पहले ही महिलाओं को पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में अब सरकारी विभागों में सभी पदों पर 35% जगह महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाने का ऐलान हो गया। फिलहाल पिछड़े वर्ग की 3% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। वर्तमान में एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12% और सामान्य वर्ग के लिए 50% आरक्षित हैं। ऐसे लागू होगा आरक्षण। 35% आरक्षण के ऐलान के बाद एससी के लिए आरक्षित 16% में से महिलाओं को 35% यानी 5.6%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 1% में से 0.35%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 18 में से 6.3%, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 12 में से 4.2%, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित 50% में से 17.5% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इससे पहले बिहार में पंचायत, नगर निकायों और शिक्षक बहाली में पहले से ही 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सिपाही बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण मिल रहा है। अब बात करते हैं सूबे की खट्टर सरकार की। सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई अहम योजनाएं बनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर महिला थाने खोलने तक महिलाओं को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए गए, लेकिन नतीजे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पंचायत चुनाव में पढ़ाई लिखाई की शर्त लागू होते ही छोटी सरकारों में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी। ऐसे में सरकारी नौकरियों में आधी आबादी को अधिकार देकर महिलाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जा सकता है। सूबे की बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए कई योजनाएं गिनाई थी। सवाल ये कि क्या इन योजनाओं से परे सरकार को बिहार से सबक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकार और अवसर दोनों की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो इसी पर हम चर्चा आज करेंगे कि बिहार ने जो कदम उठाया, क्या उस कदम से हरियाणा को भी सीख लेने की जरूरत है। रितु रणदेव जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट के तौर पर। रितु जी, मुझे एक बात बताइए कि बिहार ने एक बहुत अच्छी पहल की है, सकारात्मक पहल है, 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में वो दे रहे हैं। क्या अब हरियाणा में भी वो वक्त है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार ऐसी कोई पहल करे अपनी तरफ से? बिल्कुल जी, हरियाणा में तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो वर्स्ट कंडीशन हो रही है महिलाओं की, उस हिसाब से महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, थोड़ा बराबरी का हिस्सा देने के लिए पहल करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस मामले में जो बिहार सरकार ने किया है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा कदम है। उसके लिए बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को ये देखकर कि सरकार सोचती है महिलाओं के बारे में। देखिए, ऑलरेडी जो हरियाणा में चल रही हैं स्कीम्स, बहुत सारी चल रही हैं, छोटी मोटी कई स्कीमें निकाली हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो कितना आप उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना उस पे काम हो रहा है,
तो ठीक है, योजनाएं निकालना एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उस पर कितना काम किया जा रहा है, या महिलाएं कितनी भागीदारी दे पा रही हैं उसमें, या महिलाओं को कितना हम प्रोत्साहित कर रहे हैं उस काम के लिए। भाई ये अधिकार हमने आपको दिया है, बाकी समाज उसको कितना उठाने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। ये नहीं कि एक स्कीम निकाल दी और हो गया जी, सरकार ने अपना काम कर दिया। समाज में सबसे जरूरी है कि समाज में हम लोग कितना एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुरुष कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं, या महिलाएं ही महिलाओं को कितना आगे जाने देना चाहती हैं, या खुशी उनको मिलती है। तो एक दूसरे को प्रोत्साहन करने की समाज में ज्यादा जरूरत होती है। अगर कोई भी आप नई योजना निकालते हो उसमें, तभी वो इम्प्लीमेंटेशन उसका अच्छा होता है, तभी उसका जो है यूज होता है समाज में अच्छे से उस योजना का। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन अब हरियाणा की अगर हम स्थिति को देखें, इसके सामाजिक ढांचे को देखने समझने की कोशिश करें, इसमें महिलाओं की भागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में देखने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छी स्थिति और सुखद स्थिति नजर नहीं आती। हालांकि शिक्षा के हिसाब से अगर देखें तो यह आंकड़ा बढ़ा है, महिलाओं के शिक्षित होने का परसेंटेज बढ़ा है, लगभग 75% के आसपास ये पहुंच गया है। तो क्या इस परसेंटेज को देखते हुए भी ये एक वाजिब वजह बन जाती है कि अब तो हरियाणा में शिक्षित महिलाओं का परसेंटेज भी बढ़ रहा है, और बेटियों को क्योंकि यहाँ सामाजिक परिदृश्य में और मजबूत करना है, तो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सरकारी नौकरियां उनको ज्यादा मिल पाए, इसके लिए भी ये जरूरी है कि आरक्षण दे दिया जाए। बिल्कुल, देखिए आरक्षण तो बिल्कुल मैं इस बात से आपके साथ सहमत हूँ कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आरक्षण से एक आपको मजबूती मिलती है महिलाओं को कि हमारे लिए ये फिक्स जगह मिल गई हमें, राइट, तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको रोकूंगा। रेणु भाटिया बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, बिहार सरकार ने एक सकारात्मक पहल करते हुए 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया सरकारी नौकरियों में। क्या हरियाणा में आपको नहीं लगता कि सरकार को ऐसा कुछ सोचना चाहिए? देखिए, बिहार ने ये कदम उठाया, ये सराहनीय है, परंतु अगर आप नोटिस करें, अगर आप अपनी सारी हिस्ट्री को रिवाइंड करें, पॉलिटिकल स्टेटस को, तो आप देखेंगे कि भाजपा विश्व की, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की पहली ऐसा संगठन है जिन्होंने अपने संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था। तो कहीं ना कहीं ये कौन से आंकड़े गिनवा रही हैं? मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं। आपकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है। एक साल का बजट 2 करोड़ 23 लाख या 22 लाख के आसपास था, उसमें से एक साल में आपने सिर्फ 36 लाख रुपए खर्च किए, बाकी पैसे क्यों बचा लिए? इसका जवाब देंगे? ये मैं समझ रही हूँ जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने कल बात कही, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। हाँ? परंतु आप आंकड़ों में अगर जाएं तो आप ये देखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक ऐसा अभियान था जिसके सिर्फ पब्लिसिटी करने से, जिसका सिर्फ लोगों में जागरूकता लाने से ही उसके ऊपर इफेक्ट हुआ। तो अगर हम किसी चीज में जागरूकता लाते हैं, सवाल पूछा है रेणु जी, मैं समझ गई आपकी बात। बजट जो एलोकेट किया, अगर दीपेंद्र हुड्डा ही ये आरोप लगा रहे हैं तो उनके ही सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अगर वो कह रहे हैं कि इतना बजट एलोकेट किया आपने और उसमें से सिर्फ 36 लाख रुपए खर्च किए, तो बाकी पैसे क्यों बचा लिए? कंजूसी कर रही है आपकी सरकार? आप ये देखें आंकड़े, तो जितना काम इतने पैसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में किया, ये तो शाबाशी के काबिल होना चाहिए। आप मतलब क्या काम कर दिया? डेड श्योर क्या ये बातें डेड श्योर करनी है हमें कि हमें इतना पैसा खर्च करना है, तभी हमारा आंकड़ा बदलेगा। क्या ये काम तो कर दिया? इतिहास की बात है कि हमने कम पैसे में आंकड़े बदल के दिखाए, हमने काम करके दिखाया। स्पेसिफिक बात करिए, इधर उधर की बातों में हम वक्त जाया ना करें। महिला थाने आपने एक उपलब्धि गिनाई थी, मेनका गांधी आकर क्या बोल के गई, आपको याद है? मेरी बात सुनिए, आपकी अगर हम अपने घर पे 30,000 रुपए महीना देते हैं और अगर हमारी परिवार की महिला 30,000 बचाकर 20,000 में सारा खर्च निकाल लेती है और घर को, ये घर में राशन लाने जैसा नहीं था मैडम। मतलब कहने का अभिप्राय ये, अगर उसने बचत की। रेणु भाटिया जी, एक मिनट रेणु जी, मतलब आप ये कह रही हैं कि 36 लाख इज सफिशिएंट, 36 लाख से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये जो पैसे बचाए आपने अपनी मित व्ययिता से बचा लिए, आप बहुत स्किल्ड है, आपकी सरकार और प्रशासन बहुत स्किल्ड है, इसलिए कम पैसे में काम चला लिया। तो अगली बार से बजट इतना ज्यादा नहीं होगा? ऐसा नहीं है, बजट नहीं होगा। तो दोनों बातें तो आपकी सरकार खुद ही कहती है मैडम। हमें करना चाहिए। इन्होंने नंबर वन हरियाणा मात्र नाम के लिए कहकर रेणु जी, मैं जब सवाल बीजेपी से करता हूं तो आप कांग्रेस पर क्यों पहुंच जाती हैं? एक मिनट, ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए।
अमित नेहरा साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो बातें हो रही हैं क्या आप इससे संतुष्ट हैं? एक तरफ हम ये पूछ रहे हैं कि बिहार ने 35% आरक्षण दे दिया महिलाओं को सरकारी नौकरी में, क्या हरियाणा में भी अब वक्त आ गया है? उसका भी जवाब बहुत स्पेसिफिक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आरक्षण कोई हल नहीं है, ठीक है ना, सशक्तिकरण का। इसके अगर दूरगामी परिणाम देखें तो कुल मिला के समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं और उस वर्ग के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं जिसको आरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि वो पंगु हो जाती है, लाचार हो जाती है, संघर्ष का मादा खत्म हो जाता है। तो ये तो मोटी मोटी बात रही। दूसरी की हमें माइंडसेट बदलने की जरूरत है और सशक्तिकरण तभी होगा जब हमारा माइंडसेट बदलेगा। लेकिन आरक्षण से कम इतना तो होगा अमित जी, क्योंकि अभी हरियाणा में अगर आप देखिए महिलाओं की स्थिति तो वो इतनी अच्छी नहीं है। सामाजिक रूप से सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भूमिका, उनके योगदान की अगर हम बात करें तो जरूरत नहीं लगता है कि एक कम से कम एक बूस्ट स्टार्ट दे दिया जाए आरक्षण के जरिए, ताकि वो कम से कम वो मेन स्ट्रीम में आ सके हर क्षेत्र में। देखिए, मेरी बात सुनिए, आरक्षण आप किस चीज में दिलाना चाहते हैं? प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी नौकरियों में? तो देखिए, उसके क्या है कि आरक्षण किस कीमत पर देंगे आप, ठीक है ना। पहली बात क्या है कि हम सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वो बढ़िया से बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी समाज को दे, ठीक है ना। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि महिलाओं को दे। हमारे देश में तो ये परंपरा है कि हम डॉक्टरी में दे देते हैं आरक्षण, जहां नहीं स्पेसिफिक जिम्मेदारी होती है। तो वेलफेयर स्टेट होने के नाते अगर हम महिलाओं को एक मेन स्ट्रीम में लाने की बात करें तो आरक्षण देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, अगर परंपरा की ही बात कर रहे हैं तो परंपरा के गुण धर्म जो है ना, अच्छी बातों का और बुरी बातों का विश्लेषण होना चाहिए। ये नहीं है कि भेड़ चाल है, आज 35% महिलाओं को दे दिए। देखिए, मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जातियां दो ही होती हैं, मर्द और औरत, ठीक है, या फिर अमीर और गरीब, 4 सेगमेंट हो गए। इसमें आप जातीय जो रंग होता है, जैसे जाट, अहीर, गुजर, उसको भूल जाइए। तो उस वजह से तो देखिए काफी हद तक हक है, क्योंकि महिलाओं को, क्योंकि सदियों से दबी हुई है महिला शक्ति। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि बढ़िया लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए ताकि हमें अच्छा प्रशासन मिले। और महिलाओं के लिए ये हो सकता है कि आर्थिक स्थिति से वैसे मजबूत किया जा सकता है, लोन दिया जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो एक शब्द है कि नव उद्यमी, वो तो फिर पैसे घर में आया तो जो हस्बैंड होगा या जो मेल मेंबर होगा वो इस्तेमाल करने में शुरू हो जाएंगे। या तो सरपंच बना दिया जाता है तो सरपंच पति एक्टिव होकर काम करने लग जाता है, ऐसा लगता है सरपंच वही है। मैंने जो मेरी चर्चा शुरू हुई थी, मैंने एक बात कही थी कि हमें माइंड सेट बदलने की जरूरत है। ठीक है। देखिए, अगर सरकारी नौकरी भी लगा दी तो भी क्या ये गारंटी है कि वो तो ड्यूटी पर तो उनको जाना पड़ेगा, ड्यूटी के लिए तो वो जाएगी महिला, और कम से कम वो एक बदलाव जो है मानसिक तौर पर पे घर में भी उसकी जो उसका जो ओहदा है उसमें भी एक बदलाव, ऋतु जी आपको नहीं लगता एक बदलाव आएगा उसके लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि एक प्लस पॉइंट तो होगा ही ना उस चीज से। अगर आप आरक्षण देते हैं तो उससे एक प्लस पॉइंट तो महिलाओं के लिए आया ही ना। एक महिलाओं में भी पॉजिटिव विचार आएगा कि हमारे लिए आरक्षित हैं जी इतनी सीटें, तो उससे महिलाओं में भी एक सशक्तिकरण आएगा, एक बोल्डनेस आएगी कि हमारे लिए इतना सरकार ने काम किया है, तो वो भी कोशिश करेंगी आगे आने की। और आपकी बात ठीक है कि घर से महिला निकलती है, अगर वो काम पे जाती है, ठीक है, तनख्वाह आना और बाद की बातें हैं कि उसके हस्बैंड संभालता है या वो संभालता है या कौन संभालता है, लेकिन एक महिला जब घर से निकलती है, काम पे जाती है, तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है और उसमें एक आत्मविश्वास इतना आता है कि उसको लगता है कि मैं सशक्त हूँ या मैं ये कर रही हूँ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए। तो आरक्षण मेरे हिसाब से अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कोई चित्रा सरवारा जी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। चित्रा जी, आप इसका फेवर करती हैं कि हरियाणा में भी बिहार के जैसे ही या उससे मिलता जुलता कुछ हो और 35% आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में बिहार में दिया गया है महिलाओं को, वो यहाँ भी होना चाहिए? देखिए, आरक्षण जो है, कहीं ना कहीं आरक्षण की एक डिबेट आती है कि आरक्षण क्या क्वालिफिकेशन के खिलाफ जाता है कहीं पे। मैं समझती हूँ कि आरक्षण नौकरियों में देने से पहले सबसे पहले सरकार यहाँ पे औरतों के सशक्तिकरण के लिए उनकी डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दे। तो यही बात आप बिहार में क्यों नहीं बोल रही हैं? आप तो सत्ता में हैं वहाँ भी। हाँ जी, यही बात आपकी पार्टी बिहार में क्यों नहीं बोल रही है? वहाँ तो आप सत्ता में हैं। नहीं, अगर वो मैंने भी बात शुरू करी है भाई साहब। मैं कह रही हूँ पहले लड़कियों को डेवलप भी करा जाए उसके लिए। ठीक है, हम आज पॉलिटिक्स में औरतों को आरक्षण दे रहे हैं क्या, ताकि उनके लिए रास्ते खुले और आने वाले टाइम पे
औरतें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। हिंदुस्तान में एक माइंडसेट है कि औरतों को काम करना हुआ देखना पसंद नहीं करते लोग, बहुत से लोग इसलिए पढ़ाते भी नहीं है लड़कियों को कि क्या करें जाके। तो शायद मानसिकता के खिलाफ भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग। चित्रा जी, बड़ा कंफ्यूजिंग सा आपका जवाब है। मुझे एक बात स्पेसिफिकली जरा बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये आरक्षण जो है वो हरियाणा में होना चाहिए महिलाओं के लिए या नहीं होना चाहिए? आई थिंक ये महिलाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि सही महिला को आरक्षण मिले। बस सिर्फ महिला होने के नाम पे ना हो, किस बैकग्राउंड से है, किस समाज से है, किस तरह से पीड़ित है, किसी हालात से वो लाचार है। हरियाणा की सरकार ऑलरेडी बहुत से जो हमारी लाचार महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा हैं, किसी न किसी रूप में उनकी मदद करती है। उसको आरक्षण का रूप ना देके, तो चाहे वो आंगनवाड़ियां हैं, वर्कर्स हैं, जॉब्स हैं, हर चीज के अंदर उनको सपोर्ट कर रही है। आगे भी इसका आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो शब्द है उसका नाम ही है, इसको सिर्फ आरक्षण को। चलिए, शुक्रिया चित्रा जी आपका। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा में एक और बात हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, आरक्षण अपने आप में नेगेटिव सा अब साउंड करने लग गया है क्योंकि आरक्षण पर बहुत बवाल हमने देखा है, लेकिन क्या महिलाओं के लिए आरक्षण एक बूस्ट स्टार्ट की तरह होगा हरियाणा में? हरियाणा महिलाओं की क्या स्थिति ये हम सब जानते हैं, इस पर डिबेट्स होती रहती है, तो क्या ये आरक्षण होना चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ये कि क्या आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए हरियाणा में भी सरकारी नौकरियों में, जैसे बिहार में नीतीश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण नहीं देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि अगर किसी महिला को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है और वो सरकारी नौकरी के लिए निकलती है, जब एक बार वो घर की दहलीज पार करती है उस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो एक सरकारी अधिकारी है या सरकारी कर्मचारी है, तो उसकी अपनी सोसाइटी में उसके परिवार के खुद के परिवार के सदस्यों का उसको देखने के प्रति नजरिया जो है, उसके प्रति जो व्यवहार है, उसमें एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। गौरव जी, बात ये है कि हमें भी अपना माइंडसेट बदलना होगा, जो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं उसका हेड कौन है? एक महिला है, ठीक है। आपके साथी कितने एंकर हैं? ये सब आरक्षण की वजह से हुआ क्या? बात ये है कि महिलाओं में मादा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं कमजोर हैं बौद्धिक रूप से, मादा है। उनके मादे को पहचाने। मैंने एक जो बात कही थी, आरक्षण दो, लेकिन मिनिमम कट ऑफ लिस्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई महिला है 20% उसके क्वालिफाइंग में आए तो आप उसको जॉब दे दो, ठीक है। मिनिमम आप ये रखो कि अगर 60% सहूलियत दो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो चुनकर आए वो एकदम ही काम करने के निकम्मा हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लायक ही ना हो। सर, तो फिर अगर ऐसे हम बात करें और तो दूसरी बात, देखिए 35% एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा तो महिलाओं की आबादी भी थोड़ी नहीं है। नहीं, सुनिए, फिर तो 50% कर दीजिए। अगर अनुपातिक रूप से करते हैं, ठीक है ना। और लेकिन फिर 50% हो जाएगा। उसके बाद जो जातियां हैं बाकी SC ST की जातियां, उनके हिसाब से देना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो 180-190% तक चला जाएगा। आपकी बात मैं आगे बढ़ाता हूं, तो आप उसको भी डिमांड कीजिए। नहीं, कहने की बात ये है कि अगर मैं बात बढ़ाना चाहूं तो ये भी हो सकता है कल को कोई मुद्दा उठा ले कि 35% महिलाएं हैं तो महिलाओं को भी जातिगत के आधार पर आरक्षण मिले, कि कितने 35% में कितनी महिलाएं SC होंगी, कितनी महिलाएं ST होगी। ये कोई एंडलेस बहस है, अंतहीन बहस। मतलब आपके हिसाब से नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो देखियो, मैं तो इस बात का ज्यादा समर्थक नहीं हूँ कि सिर्फ आरक्षण के सहारे ही महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। ऋतु जी मुस्कुरा रही हैं, आपके पास आऊंगा ऋतु जी, लेकिन उससे पहले रंजिता मेहता कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे है। रंजिता जी, आपकी पार्टी के हिसाब से पूछूं, आपके पर्सनल लेवल से पूछूं, क्या आप इस बात की पक्षधर हैं कि हरियाणा में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए 35% सरकारी नौकरियों में? देखिए, अगर कहीं भी महिलाओं की बात करते हैं जहाँ पर महिलाएं अभी भी पीछे हैं और उनकी भागीदारी कम है, तो अगर रिजर्वेशन से उनकी भागीदारी बेटर हो सकती है तो हाँ, एक कोशिश की जा सकती है। बट के लिए रिजर्वेशन कुछ नहीं है, बाकी और चीजें भी हमें महिलाओं के लिए करनी पड़ेगी, जिससे कि महिलाओं का सेक्स रेशियो हरियाणा में बेटर हो सकता है। ठीक है, आप रहिए लाइन पे। ऋतु जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार हरियाणा की जो है, इसने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं ऑलरेडी, बेटियों को बचाने की, पढ़ाने की, उनके उत्थान की, लेकिन इन सबसे बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा बदलाव होता नहीं आ रहा। हम बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के बदलाव की, लेकिन ये सब सिर्फ खोखली बातें बनकर सामने आ जाती हैं जब कई घटनाएं इस तरह के सामने आती हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, उनके अपने जानने वाले, अपने परिवार के लोगों के उनके दबाने की, दहेज के लिए हत्या की। जब इस तरह की खबरें आती तो नहीं लगता आपको कि सशक्तिकरण के लिए जो हम बात कर रहे हैं इन योजनाओं से इतर इस आरक्षण से महिला खुद अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी और तब शायद जो दबाव होता है उस पर वो कम हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे कि अमित जी कह रहे थे कि ये थोड़ा सा वाकिफ नहीं रखते इस बात से, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि 35 या 50% हो जाना चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि जैसे कि अब पैसा ही जरूरी नहीं है, पैसा आदमी पुरुष कमा के भी लाता है, औरत को देता है घर खर्च के लिए, लेकिन एक उसके साथ साथ जो अपना आत्मविश्वास, एक सम्मान जो है औरत को, वो इसी तरीके से अगर वो खुद कुछ करती है तो उसको लगता है कि मैंने खुद कुछ किया, और उसकी समाज में, परिवार में इज्जत बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। और बाकी जैसा कि आप कह रहे हैं, समाज हमारे में बहुत सी हमने सरकार ने स्कीमें चलाई, तो उसमें ये कि माइंडसेट जो है हमारा, जैसे कि लोगों का जो
मतभेद है, ये औरत है आदमी है, इस तरह के फर्क नहीं होने चाहिए। अगर माइंडसेट वो अच्छा रखते हैं पुरुष भी महिलाओं के प्रति या महिलाएं पुरुषों के प्रति, मैं ये नहीं कह रही खाली पुरुष ही रखें महिलाओं के प्रति, महिलाएं भी इतना फर्क ना करें कि हम महिलाएं तो हम बहुत ये हैं, हम अबला हैं, हम नारी हैं, तो कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगर उन्हें अधिकार मिल रहा है तो उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अपने अमित जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा मैं रंजिता मेहता जी से एक सवाल और पूछ लूं। रंजिता जी मुझे एक बात बताइए कि जब ये आरक्षण लागू होने की हम बात कर रहे हैं तो उससे आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या सिर्फ आर्थिक स्तर पर महिला मजबूत होगी या और कोई फैक्टर्स भी होंगे इसके साथ? देखिए, सिर्फ आर्थिक स्तर मजबूत होने से महिला मजबूत नहीं होती है, उसके अलावा राजनीतिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं को मजबूत करने की जरूरत है। वो तभी हो पाएगा अगर आप रिजर्वेशन करेंगे, क्योंकि जो मेल डोमिनेटिंग है वो कभी ये नहीं चाहते कि महिलाएं 10 साल आगे तक आएं। आपकी सरकार थी हरियाणा में, आपने किया क्यों नहीं? फिर हमने बहुत बार इस प्रस्ताव को रखा पर ऑपोजिशन ने हमारा सपोर्ट नहीं किया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। अमित जी आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो सत्ता का चरित्र है हमेशा एक जैसा रहता है। हाँ। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब गवर्नमेंट थी, एक योजना आई थी महिला सशक्तिकरण के लिए, उसका नाम रखा गया था देवी रूपक योजना। ठीक है ना, उसमें महिलाओं के अधिकार, उनको अपलिफ्टमेंट के जी दिए गए थे। जैसे ही सरकार बदली, योजना वही रही, उसका नाम बदल दिया लाडली, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार। नहीं, मैं स्पेसिफिक ये पूछ रहा हूँ कि आरक्षण पर जो ये कांग्रेस का दावा है कि वो चाहते थे लेकिन विपक्ष ने नहीं होने दिया, आप इससे सहमत हैं? आप अग्री करते हैं सरकार चाहती थी और नहीं हो पाया? नहीं, सरकार अगर चाहे तो बहुमत तो स्पष्ट बहुमत था पहली योजना में। चलिए, शुक्रिया। माफी चाहूंगा, बहुत सारे सवाल और थे इस पर हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन वक्त इतना ही की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बिहार में ये आरक्षण लागू किया गया है, अब चर्चा का विषय यही है और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए और कुछ नतीजे सामने भी आए तो ज्यादा बेहतर होगा कि क्या हरियाणा में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए आरक्षण होना चाहिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।